दोस्तों नमस्कार। कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में होंगे, क्योंकि गांधी मैदान में जश्न के साथ बिहार में सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। उससे पहले अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार से बंद कमरे में मुलाकात तय है। उस बंद कमरे के भीतर कौन से सवाल कौन से जवाब, यह भी अनसुलझे से हैं। इसलिए अनसुलझे से हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर मुहर एनडीए ने लगा डाली। लेकिन सवाल है कि एनडीए के पास कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है, और बीजेपी के पास भी कोई दूसरा विकल्प अपनी पार्टी के किसी चेहरे या किसी दूसरी पार्टी के किसी दूसरे चेहरे को लेकर कोई विकल्प नहीं है सिवाय नीतीश कुमार के। लेकिन सवाल तो यह है कि बिहार की सरकार चलाएगा कौन? विधानसभा के भीतर तमाम राजनीतिक दलों को मैनेज करेगा कौन? और यह सवाल आज रात तक तय हो जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि कल शपथ ग्रहण के साथ साथ शाम होते होते तमाम मंत्रालय भी सामने आने लग जाएंगे। और उसमें महत्वपूर्ण बात यह होगी कि गृह मंत्रालय वाकई किसके पास होगा। नीतीश कुमार गृह मंत्रालय देने को तैयार नहीं है अभी भी। और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री पटना पहुंचकर वो तमाम बिसात बिछाने को तैयार हैं, जिसके आश्रय जो प्लान वो चाहते थे वो प्लान उनके अनुकूल बना ही नहीं। यह खेल वाकई बड़ा निराला है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी के साथ बिहार में मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त जितनी बड़ी तादाद में नेताओं की मौजूदगी उनके शपथ ग्रहण में थी, उससे कई गुना ज्यादा नेताओं की शपथ ग्रहण इस बार नीतीश कुमार के साथ गांधी मैदान में मौजूद होगी। लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और केंद्र में नीतीश कुमार के साथ साथ सबसे बड़ी भूमिका चंद्रबाबू नायडू की है, तो वह भी मौजूद रहेंगे। सवाल दो ही इस दौर में सबसे बड़े हो चले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति में जिस वोट बैंक को साथ लेकर चलते हैं, वो वोट बैंक किसी भी हालत में बीजेपी के पास जा नहीं सकता है। और दूसरी तरफ बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है, वो तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी बढ़ता नहीं है। बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, लेकिन बीजेपी का वोट नहीं बढ़ा। बीजेपी के उम्मीदवारों की तादाद जीतने वालों की बढ़ गई, लेकिन वोट बैंक नहीं बढ़ा। हमारी टीम ने इस पे काम किया कि आखिर क्यों अमित शाह झुक गए नीतीश कुमार के सामने। क्योंकि नीतीश कुमार कितना भी पलट लें, इस वक्त वो महागठबंधन के साथ खड़े होकर सरकार नहीं बना सकते हैं। बावजूद इसके बीजेपी चाहे तो बना सकती है, बावजूद इसके शाह को झुकना पड़ गया। कई सवाल सामने हैं, और इन सवालों पर जब हमारी टीम ने काम करना शुरू किया तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही निकल कर आई, बिहार में जितनी बड़ी तादाद में महिलाओं ने वोट डाले, वह वोट नीतीश कुमार के हिस्से में थे, तो क्या नीतीश कुमार के साथ साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से में भी वो वोट गए? बिहार के भीतर जब एसआईआर बन रहा था, उस वक्त नीतीश कुमार सरकार या नीतीश कुमार की भूमिका बीजेपी के साथ क्यों खड़ी थी? जगह जगह पर पुलिस की मौजूदगी में बीएलओ को संरक्षण भी दिया गया, और एक पत्रकार अजीत अंजुम ने जब काम करना शुरू किया तो फिर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा ली गई कि देखिए वो बीएलओ के साथ गलत सवाल कर रहे हैं। यह अलग मसला है, उस एफआईआर का कोई मतलब निकला नहीं, लेकिन जो तैयारी होनी थी वह तो होती चली गई। यानी राज्य सरकार की भूमिका क्या होती है, इसे नीतीश कुमार बाखूबी जानते हैं, और इस एसआईआर को तैयार करने में उन्हें पता है। यानी तीन रास्ते हैं जिसके आगे शाह को झुकना पड़ा। पहला सवाल तो यही था कि जो विपक्ष
ऐलान कर रहा है, जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि दरअसल ये पूरी वोटर लिस्ट और जिस तर्ज पर इलेक्शन कमीशन की भूमिका रही है, उस भूमिका को नीतीश कुमार से ज्यादा बेहतर कोई जान नहीं सकता है। तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना बनाते तो क्या करते? यानी महाराष्ट्र की तर्ज पर अगर दिल्ली ने यह सोचा कि नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी को दो हिस्सों में बांट दें तो फिर नीतीश कुमार अकेले ही भारी पड़ जाएंगे, यह भी बिहार की राजनीति का सच है। लेकिन उससे बड़ा सच यह है कि दिल्ली के जो सीक्रेट्स हैं उसको तो नीतीश कुमार बाखूबी खुलकर जानते हैं, और खुलकर अगर बताने पर आ गए तो क्या क्या पेच खुलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की कोई फाइल दिल्ली के पास नहीं है। और याद कीजिए, जिस समय नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले गए थे, उस वक्त ललन सिंह, जो आज की तारीख में मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, और माना जाता है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर तमाम मैसेज, तमाम बिसात जो अमित शाह बिछाना चाहते हैं, ललन सिंह उसमें बेहद सहायक हैं। वही ललन सिंह उस वक्त, और जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे, तो ललन सिंह ने एक वीडियो जारी किया था। उसमें उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि खुद अमित शाह जो पूर्णिया में रैली कर रहे थे, उस रैली के भीतर जिन बातों का वो जिक्र कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा दिया, तो ललन सिंह ने बकायदा एक वीडियो बनाया और कहा कि नीतीश कुमार ने नहीं, अमित शाह जी आपने धोखा दिया, आपने उनके खिलाफ षड्यंत्र किया, आपने आईआरसीटीसी की फाइल खोलने का जिक्र किया जिसमें कुछ भी नहीं था। उन्होंने बकायदा अमित शाह का नाम लेकर कहा था। यानी एक मैसेज तो साफ है, ललन सिंह जब नीतीश कुमार के बेहद करीबी तौर पर और जब बीजेपी से दूर थे, तो वह भी खुलकर, वह भी निशाने और निगाहों में अमित शाह को लेने से घबराते नहीं थे। तो जरा कल्पना कीजिए कि जो सीक्रेट्स इस दौर में बिहार के चुनाव में छुपे हुए हैं, अगर वो नीतीश कुमार बताने सामने आ जाए तो क्या होगा। यह दरअसल पहला हिस्सा है। दूसरा बड़ा हिस्सा यह है कि बिहार की राजनीति के भीतर नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा, बड़ा नेता कोई नहीं है। बीजेपी के पास तो है ही नहीं। और उसके बाद अगला सवाल है कि नीतीश कुमार कहीं भी रहें, 15% वोट उनके साथ चलता है। यह भी सच है कि कुर्मी हो, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास हो और महादलित हो, इन तीनों के बीच सबसे बड़े नेता के तौर पर पहचान नीतीश कुमार की है। और यहां पर सेंध बीजेपी लगा नहीं पा रही है। जो 2020 की स्थिति थी वही 2025 की स्थिति है। 2020 में 74 सीटें जीती थी, इस बार 89 सीटें जीती हैं, सबसे बड़ी पार्टी हो गई। लेकिन बावजूद इसके, पिछली बार जनता दल यूनाइटेड की तुलना में बीजेपी कम सीट पर लड़ी थी, इस बार बराबर सीटों पर लड़ी और ज्यादा सीटें भी 5-4 सीट ज्यादा भी जीत गई। लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री ना बनाए तो एक झटके में जो सीक्रेट्स ही नहीं है, बल्कि बिहार के भीतर का वोटर है, जिसको लेकर विपक्ष, महागठबंधन या राहुल गांधी या कांग्रेस कहें, जो बार बार ऐलान कर रहे हैं, उनका जुड़ाव वोटरों के साथ नहीं है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। तो कितने भी आरोप विपक्ष लगा ले, बिहार का वोटर महागठबंधन के पक्ष में खड़ा नहीं होगा, या जिस जेनजी का जिक्र राहुल गांधी करते हैं वो नहीं खड़ा होगा। लेकिन जो काम मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने बिहार के भीतर किया है, और अगर उन्हें ही मुख्यमंत्री ना बनाएंगे तो उसके बाद बीजेपी का वोट बैंक कहां आकर टिकेगा और कहां सरक जाएगा, यह सिर्फ उंगलियों पर गिना जा सकेगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी। क्योंकि 2015 में भी बहुत मुगालता था कि 2014 में बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, बीजेपी बहुमत के साथ आई है, अपने बूते दिल्ली में सरकार बना रही है, और उसके तुरंत बाद बिहार के चुनाव थे। और बिहार के चुनाव, उस दौर को भी याद कर लीजिए, उस दौर में तमाम राज्यों में जीत हासिल कर रहे थे। दिल्ली में जरूर ब्रेक लगा था, केजरीवाल ने उस वक्त लगाया था, लेकिन वो महाराष्ट्र हो, वो हरियाणा हो, वो झारखंड हो, तमाम जगहों पर जीत हासिल करते करते जब बिहार का नंबर आया तो बिहार में 24% वोट पाने के बावजूद भी 50 के इर्द गिर्द आकर बीजेपी सिकुड़ गई, सिमट गई। क्योंकि वो जानती है अपने बूते सत्ता में नहीं आ सकते हैं, तो नीतीश कुमार के सामने शाह को झुकना पड़ा।
एक तरफ चुनाव आयोग के सीक्रेट्स हैं, एक तरफ एसआईआर कराने के वक्त में जो राज्य सरकार की भूमिका थी वह भी नीतीश कुमार को पता है। इस पूरे प्रोसेस के भीतर उन्हें यह भी पता है कि बिहार में जिस जीत के लिए ढाल महिला वोटरों को बनाया जाता है, वो महिला वोटरों ने इससे पहले बीजेपी को 2020 में क्यों नहीं किया था। और यह सवाल लोकसभा इलेक्शन के वक्त भी आया था कि महिलाएं उस तरीके से क्यों नहीं टूट पड़ी, इसी बार क्यों टूटी और जमकर टूटी। तो एक फैक्ट तो है, पुरुषों के वोट 62.8% है, महिलाओं के वोट 71.6% है, यानी तकरीबन 9-10% ज्यादा है। और पिछली बार 58% वोट पड़ा था, इस बार 66.91% वोट पड़ा है। महिलाओं के वोट चिराग पासवान को भी मिल गए, महिलाओं के वोट उपेंद्र कुशवाहा को भी मिल गए, महिलाओं के वोट जीतन राम मांझी को भी मिल गए, महिलाओं के वोट बीजेपी को भी मिल गए। और महिलाओं के वोट उस तर्ज पर नीतीश कुमार को जो मिलते रहे इस बार भी मिले, लेकिन बीजेपी आगे कैसे निकल गई। और बिहार के भीतर आखिरी वक्त में तो नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए जो बांटे, उससे महिलाएं और एकजुट हो गई। सवाल है, इस पूरे चुनाव की परिस्थिति में जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, उन सवालों को अगर एक धार नीतीश कुमार दे दें तो फिर एक झटके में दिल्ली की सरकार तक के सामने मुश्किल आ जाएगी। बाकायदा इसको अमित शाह भी जानते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं। इसीलिए जिन राज्यों का हमने नाम लिया वो 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, 150 से ज्यादा टॉप क्लास के वीवीआईपी मेहमान, पटना के भीतर मौर्या होटल हो या चाणक्य होटल हो, सारे कमरे बुक, बकायदा 2 मंच की तैयारी, उन 2 मंचों पर बैठकर एक तरफ शपथ लेने वाले, दूसरी तरफ वीवीआईपी की मौजूदगी जो कैमरे में दिखाई देते रहे। एक ऐसी परिस्थिति और ग्लैमर के साथ है, जैसे आप कह सकते हैं कि यह परिस्थिति तो तभी आती है जब कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा हो। लेकिन यहां तो जनता दल यूनाइटेड जो एनडीए में सहयोगी है, इस तरीके से ऐसी मौजूदगी चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में भी नजर नहीं आई होगी, जो कल नजर आने वाली है। तो एक मैसेज बहुत साफ है, नीतीश कुमार के सामने 2 रास्ते के बाद एक तीसरा महत्वपूर्ण रास्ता है जिसको दिल्ली घबराती है। और वो तीसरा रास्ता खुले तौर पर यही कहता है कि अभी आप दिल्ली की सत्ता संभाले हुए हैं क्योंकि नीतीश कुमार हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं। इन दोनों में से कोई भी एक चला जाए तो आप मार्जिन पे आके खड़े हो जाएंगे, और अगर नीतीश कुमार चले जाए तो आपके पास सिर्फ 8 एमपी ही ज्यादा होंगे। और 8 एमपी का मतलब एक झटके में महाराष्ट्र के भीतर भी वो धार जा सकती है जहां पर एकनाथ शिंदे हैं। यानी आप चाहेंगे कि वो साथ में रहें, दिल्ली की सत्ता को भी तो बचाए रखना। इसीलिए आज पटना के भीतर जब एनडीए की बैठक हुई तो एक लाइन में ही, एक शब्द के साथ ही और एक नाम के साथ ही और एक चेहरे को लेकर ही एक झटके में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता हैं, ये लाइन कह दी गई। और उसके बाद नीतीश जब बाहर निकले, दोनों तस्वीरों को जरूर देखिए। शुरू होगा। गाड़ी छोड़ के हटाइए हटाइए ना, हटाइए हटाइए पीछे। नीतीश कुमार खुश है, 10वीं बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, और उसमें हर उस चेहरे की मौजूदगी होगी जिस चेहरे को यह लगता है कि उन्हीं के भरोसे यह देश चल रहा है और उनके इशारे पर इस देश के तमाम राज्यों की राजनीति चल रही है। और जो ये सोचते हैं कि बिहार के बाद बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश और उसके बाद
तमिलनाडु तक उनकी पहुंच हो जाएगी, वो सभी चेहरे मौजूद होंगे, लेकिन नेता नीतीश कुमार होंगे। दरअसल इस पूरी खींचतान के बीच एक बात और निकल कर आई जो कहीं ज्यादा सस्पेंस के तौर पर इस वक्त बीजेपी को परेशान कर रही है, क्योंकि इस दौर में यह भी कहा गया था कि नीतीश कुमार चाहें तो उनके बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, निशांत को। नीतीश कुमार ने खुले तौर पर मना कर दिया था और कहा था जी नहीं, बेटा राजनीति में नहीं आएगा। लेकिन दरअसल यह आमंत्रण, निमंत्रण या ऑफर जो था, उसने एक नई परिस्थिति को खोल दिया, क्योंकि लगातार खींचतान में जिस तरीके से ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली बुलाया गया, उसने एक मैसेज दे दिया कि दरअसल जनता दल यूनाइटेड का मतलब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। जैसे आज की तारीख में बिहार का मतलब नीतीश कुमार हो गया, वैसे ही जनता दल यूनाइटेड का मतलब नीतीश कुमार है। यानी सेकंड लाइन कौन है, दूसरा शख्स कौन है, यह ना तो संजय झा कह सकते हैं और ना ही सम्राट ललन सिंह कह सकते हैं। सम्राट चौधरी लगातार लगा दिए गए बीजेपी की तरफ से, जहां भी नीतीश कुमार जाएं सम्राट चौधरी साथ रहे। इसलिए रहे क्योंकि सारी बातों की जानकारी बीजेपी को अपने तौर पर होनी चाहिए और वो जानकारी शेयर दिल्ली तक के दरबार में होगी। तो ललन सिंह और संजय झा सरीखे या अशोक चौधरी, जो अपने आप को सबसे करीब मानते हैं, सेकंड नंबर पर कोई नहीं है। और इन सब के बीच दो अलग अलग रास्ते निकल कर आए। एक रास्ता यह था कि आने वाले वक्त में कोई दिन तो होगा, वो कोई बरस तो होगा, कोई महीना तो होगा, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद से हटेंगे अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से या फिर किसी भी वजह से, तो जनता दल यूनाइटेड तो आखिर में बचेगी नहीं, है टूट जाएगी। और दूसरे नंबर के नेताओं को कोई स्वीकार करता नहीं और बनाया भी नहीं गया, क्योंकि जिसको भी नीतीश कुमार ने करीब रखा दिल्ली अपने साथ ले गई। किसी को मंत्री बना दिया, किसी को साथ रखा, किसी को अपने दरबार में रख लिया। यह एक इतिहास है इसी दौर में। और अब जनता दल यूनाइटेड और खुद नीतीश कुमार के जहन में यह सवाल है कि जनता दल यूनाइटेड को बचाना है तो बेटे निशांत को इस दौर में धीरे धीरे उस पॉलिटिकल ट्रेनिंग का हिस्सा बनाना होगा। और शायद यही बात बीजेपी जो प्लानिंग कर रही थी कि एग्जिट प्लान क्या हो, दूसरी तरफ एग्जिट से हटकर एंट्री प्लान क्या होगा निशांत का, यह आपको आने वाले वक्त में दिखाई देने लगेगा। क्योंकि सबको पता है कि नेता के बाद अगर कोई दूसरा शख्स परिवार का नहीं होता है, खास तौर से रीजनल फोर्सेस में छत्रप के तौर पर, उसमें सबसे बेहतरीन उदाहरण इस वक्त नवीन पटनायक का है। नवीन पटनायक का स्वास्थ्य डगमगाया और उसके बाद देखिए जो स्थिति होती चली गई बीजू जनता दल की, वो सबकी आंखों के सामने है। इसीलिए कल जो शपथ ग्रहण होगा उसके लिए बिल्कुल पुरानी टीम को ही उसी तर्ज पर चुना गया है। पुरानी टीम का मतलब यह है कि हो सकता है आपको मंत्रियों की जो लिस्ट फेरिस्त निकल कर आए उसमें भी आपको कोई बहुत अंतर नजर ना आए। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मदन सैनी, रत्नेश सदा, सुनील कुमार, लेसी सिंह, शीला मंडल, जयंत राज, उमेश सिंह कुशवाहा, मोहम्मद जामा खान, या बीजेपी की तरफ से आइएगा तो नितिन नवीन, मंगल पांडे, मनोज शर्मा, रजनीश कुमार, रमा निषाद, रेणु देवी, नीतीश मिश्रा, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो हैं ही, वो डिप्टी सीएम होंगे या आखिरी क्षणों में उसमें भी कोई बदलाव होगा। लेकिन बड़ा सवाल तो यह था स्पीकर किसके पास जाएगा, होम मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी। नीतीश होम मिनिस्ट्री अपने पास रखेंगे। स्पीकर बीजेपी का हो सकता है, लेकिन यह मशक्कत चल रही है, अभी भी चल रही है। हालांकि बीजेपी के पास स्पीकर जाएगा, लेकिन आखिरी क्षणों तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और इन सब के बीच आज जब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बीजेपी के विधायकों ने अपना नेता चुना और उससे ठीक पहले, 1 घंटे पहले नीतीश कुमार को जब चुना गया, तो नीतीश कुमार को बधाई देने के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर संजय झा आए, फिर ललन सिंह आए। और दूसरी तरफ जब दोनों चुने गए तो दोनों ने अपने विधायकों को बधाई दी, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने। ये सारी परिस्थितियों को तस्वीरों में देखिए तो कुछ और आप समझ पाएंगे।
कि अपने सभी शीर्षस्थ नेतृत्व और सभी माननीय विधायक को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं बिहार की जनता को। देखिए, नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का। आप यहां कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार की छांव तले हर नेता अपनी कमजोरी को ढक रहा है और ईमानदारी की बात, नैतिकता की बात, विकास का जिक्र, समृद्धि का जिक्र, सभी बातों को वो कहने से चूक नहीं रहा है। लेकिन किसी के पास अपनी राजनीतिक ताकत इतनी है ही नहीं कि वह परिवारवाद से दूर हो, वह अपराधों से दूर हो, वह करप्शन से दूर हो। जी नहीं। इसीलिए आप इस कतार में बीजेपी के नेताओं को ही नहीं, जिनके खिलाफ केसेस हों या फिर जिन पर पुराने दाग लगे हों, उससे हटकर वो जो अपने क्षेत्र में ही उन्होंने क्या किया होगा, यह भी सवाल है। वो तारापुर हो या लखीसराय हो। लेकिन ध्यान दीजिए, तो वो कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, सभी अपने परिवार के सदस्यों को ही जो विधायक बने हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल करवाना चाहते हैं। और चिराग पासवान ने यह कहा भी कि उनके पार्टी के किसी व्यक्ति को तो डिप्टी सीएम मिलना चाहिए, 2 मंत्री भी मिलने चाहिए। जो एक एक मंत्री हैं वो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के परिवार के सदस्य हैं, कुशवाहा के परिवार के सदस्य हैं। यानी इस पूरे गठबंधन के भीतर, यानी जो एनडीए है, उसके भीतर किसी भी राजनीतिक दल या नेता के बीच इतनी नैतिक ताकत नहीं है कि वो अपने बूते खड़े हो सके। तो फिर नीतीश को चुनौती देने की बात ही कहा है। और यह संकट तो दिल्ली तक के भीतर है। एक बार रेलवे मंत्री रहते वक्त जब दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, एक दुर्घटना हुई थी, तो नीतीश इस्तीफा लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के पास पहुंचे थे और वाजपेयी जी ने उससे रोक दिया था, कहे नहीं नहीं ऐसे मत कीजिए। यानी नैतिकता का बोध, मंत्री रहते हुए जनता की जिम्मेदारी को साथ लेकर चलना, और उसी की मलाई एनडीए के भीतर तमाम राजनीतिक दलों को मिली है। इसीलिए सीक्रेट्स भी पास में हैं और इसीलिए नीतीश से हटकर कोई सौदेबाजी कर पाने की स्थिति में कोई दूसरा खड़ा नहीं हो पा रहा और सबको आना पड़ेगा। और इस कतार में कल अगर 11 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे तो प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे, बीजेपी के अध्यक्ष और हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा भी होंगे। यानी एक पूरी फरिस्त है बनी हुई, सबकी मौजूदगी होगी। और इस मौजूदगी के बीच दिल्ली के हनुमान चिराग पासवान को लग रहा है कि उनकी बात इस पूरे दायरे में खो तो नहीं गई। इसीलिए उन्हें नहीं पता है कि उनकी कौन सी जगह इस दौर में अब होगी। कल शपथ के बाद इस बात को पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो वादे हम लोगों ने संकल्प पत्र में किए हैं, एक एक करके जल्द से जल्द उन वादों पर हमारी एनडीए की सरकार खरा उतरेगी। कितने मंत्री पद मिले हैं चिराग जी? ये भी जल्द साझा कर दिया जाएगा। डिप्टी सीएम की मांग की है कि नहीं चिराग जी? सारी जानकारी जल्द साझा कर दी तमाम जाएगी। नेताओं की कतार में नीतीश कुमार इसलिए महत्वपूर्ण है और अमित शाह जो महाराष्ट्र की राजनीति को अपनी दिशा में मोड़ते चले गए और उद्धव ठाकरे तक खड़े नहीं हो पाए, शरद पवार कुछ कह नहीं पाए, बिहार आकर वह चूक गए। वो जो चाहते थे, जिस तरीके से चाहते थे, वो सारी परिस्थितियां उनके हाथ से निकलती चली गई। और नीतीश कुमार का मतलब एक झटके में इस देश की राजनीति में भी व्यापक परिवर्तन हो ना जाए, उससे भी बचना दिल्ली को जरूरी है। इसीलिए सवाल जिस इलेक्शन कमीशन और एसआईआर को लेकर आज की तारीख में पूरे देश में उठ रहा है, आज ममता बनर्जी ने भी बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा, 3 साल का काम आप 2 महीने में कराना चाहते हैं। 28 बीएलओ इस दौर में उनकी मौत हो चुकी है। कल ही एक जलपाईगुड़ी में एक बीएलओ महिला जो आंगनवाड़ी में काम करती थी, उसने खुदकुशी कर ली। यह आवाज केरल तक से आई है। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में, वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमाम जगहों से ये बातें आई हैं निकलकर।
तो उसके भीतर का जो सीक्रेट्स है उसको तो बिहार में इंप्लीमेंट किया गया और नीतीश कुमार बाखूबी जानते हैं, जिसका जिक्र हमने शुरू में ही किया। सीक्रेट्स नहीं खुलने चाहिए, लेकिन इस दौर की राजनीति में नेता भी तो ऐसा होना चाहिए जो लगे कि जो जनता के लिए जी रहा है, उनके लिए पॉलिसी बनाता है। और नीतीश कुमार इसमें आज की तारीख में इसलिए अव्वल है क्योंकि नीतीश कुमार ही जब इंडिया गठबंधन बनाने निकले थे तो उस वक्त दिल्ली की धड़कनें बढ़ गई थी और उनको किसी भी हाल में साथ में लाना ही था। तो ऐसे में कोई विकल्प कहां है? अमित शाह की तिकड़म में रहे या फिर प्रधानमंत्री मोदी का अपना ग्लैमर रहे, क्योंकि 2015 में जो ग्लैमर था वो तो इस वक्त नहीं है 2025 में। लेकिन उस वक्त जो संस्थान स्वतंत्र थे, इस वक्त वो संस्थान स्वतंत्र भी नहीं है। तो परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के बावजूद बिहार की जमीन पर आकर तमाम बड़े नेताओं को जो आप देखते परखते हैं अपनी अपनी जगहों पर, जिन्होंने बिहार में जीत हासिल की है, उनकी अपनी राजनीतिक जमीन हो या फिर उनकी अपनी नैतिक बल की परिस्थितियां हो, इन दोनों में कोई नीतीश कुमार के सामने फिट ना बैठता है ना उसका कोई कद है। और इसका एहसास बाकायदा गृहमंत्री अमित शाह को भी है। इसीलिए यह हो सकता है कि आखिरी वक्त में स्पीकर का पद भी कहीं डगमगा ना जाए बीजेपी के लिए। जिस तरीके से गृहमंत्री नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास पिछली बार भी रखे थे, इस बार भी रखेंगे। इन परिस्थितियों का आखिरी मंत्र यही है, बिहार के चुनाव ने अगर केंद्र को मजबूती दी है तो कल के शपथ ग्रहण के बाद नैतिक तौर पर नीतीश कुमार की मौजूदगी ही मोदी और अमित शाह को ताकत देगी। मोदी शाह की मौजूदगी नीतीश को ताकत नहीं देगी, बल्कि सीएम बनना नीतीश का और पीछे खड़े होना प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को उन तमाम मुश्किल हालातों से बचाता है जो मुश्किल हालात इस वक्त विपक्ष सवालों के जरिए पूरे देश में उठा रहा है। सच यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।